मैं उस दिन बहुत मजबूर थी। अम्मी कई दिनों से बीमार थी और घर में दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। इसी फिक्र में मैं उस बड़े बंगले पर काम मांगने चली गई। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई, हर तरफ आलीशान चीजें देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। मालकिन ने मुझे गौर से देखा और नरम लहजे में बोली, अगर तुम चाहो तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। बस तुम्हें एक होटल में जाकर ये यूनिफॉर्म पहनकर खड़ा होना होगा, लोगों को खुश आमदीद कहना होगा। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे जहन में फौरन अम्मी का चेहरा आ गया, उनकी दवाइयाँ, हमारा छोटा सा घर। जब उसने कहा कि इस काम के बदले मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, तो मैं एक लम्हे के लिए अपने ख्वाबों में खो गई। मुझे लगा शायद अब हमारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, अम्मी का इलाज हो जाएगा और शायद पहली बार हमारे घर में भी सुकून आ जाएगा। मालकिन ने अलमारी से वो यूनिफॉर्म निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहन कर आओ, फिर मैं तुम्हें होटल ले जाऊंगी। मैं कपड़े लेकर कमरे की तरफ बढ़ गई। दिल में उम्मीद भी थी और हल्का सा डर भी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं घर से इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी। लेकिन मुझे ये बिल्कुल मालूम नहीं था कि उस होटल में मेरे साथ एक ऐसा वाकया होने वाला है जो मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। जैसे ही मैं उस होटल पर पहुंची तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चारों तरफ चमकती रोशनियां थी और लोग बड़ी मसरूफियत से आ जा रहे थे। मैं दरवाजे के पास खड़ी ही हुई थी कि अचानक 3 आदमी मेरी तरफ देखने लगे। उनकी नजरें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मैंने फौरन अपनी नजरें झुका ली और खामोशी से खड़ी रही। दिल में हल्का सा खौफ भी पैदा होने लगा था। अचानक इनमें से एक आदमी आहिस्ता से मेरे करीब आया और बोला, तुम यहाँ नहीं हो ना? मैंने घबराकर बस इतना ही कहा, जी, मुझे यहाँ काम के लिए भेजा गया है। वो आदमी चंद लम्हे मुझे देखता रहा, फिर अपने साथियों की तरफ मुड़ा और आहिस्ता आवाज में कुछ कहने लगा। इनकी सरगोशियां सुनकर मेरा दिल और बेचैन होने लगा। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ सब कुछ वैसा नहीं जैसा मुझे बताया गया था। इसी लम्हे मुझे अपनी अम्मी का चेहरा याद आया, उनकी बीमारी, उनकी कमजोर आवाज, और वो लम्हा जब मैं घर से निकली थी। मेरे दिल में अचानक एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो कि मुझे बहुत समझदारी से कदम उठाना होगा। मैं खामोशी से दरवाजे के पास खड़ी रही, मगर दिल के अंदर एक तूफान सा चल रहा था। मुझे लग रहा था कि आज की ये रात मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। मैं उस दिन बहुत डरी हुई थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक राज मेरे सामने आने वाला है। जैसे ही मैं उस होटल के दरवाजे पर पहुंची तो हर तरफ चमकती रोशनियां और शोर था। मैं दिल ही दिल में अम्मी को याद कर रही थी और सोच रही थी कि बस आज का दिन गुजर जाए तो मैं कुछ पैसे लेकर घर लौट जाऊंगी। मगर अचानक 3 आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनकी नजरें देखकर मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। उनमें से एक आदमी मेरे बहुत करीब आ गया। वो झुककर मेरे कान के पास धीमी आवाज में बोला कि उसने मेरी कीमत लगा दी है। ये अल्फाज सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर जोर से ज़रब लगा दी हो। एक लम्हे के लिए मेरी सांसें रुक गई और मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस काम को आसान समझकर यहाँ आई थी, उसके पीछे शायद कोई ऐसा राज छुपा है जिसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मेरे हाथ हल्के हल्के कांपने लगे और मेरे जहन में फौरन अपनी बीमार अम्मी का चेहरा आ गया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर मैं इन्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना ढूंढा तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कभी कभी इंसान को अपनी इज्जत और हिम्मत के लिए सबसे मुश्किल फैसला करना पड़ता है। हम लोग बहुत ही गरीब थे। गुर्बत हमारे घर की दीवारों से जैसे चिपकी हुई थी। मेरा बचपन कभी खिलौनों और खुशियों में नहीं गुजरा, बल्कि फिक्र और जिम्मेदारियों में गुजरता रहा। मेरे अब्बू का इंतकाल तो बहुत पहले हो चुका था, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मेरे माँ की कमजोर कंधों पर आ गई थी। वो सुबह सवेरे उठती, जल्दी जल्दी घर का थोड़ा बहुत काम निपटाती और फिर बंगलों में जाकर लोगों के घरों में सफाई और बर्तनों का काम करती। शाम को जब वो वापस आती तो उनके चेहरे पर थकन साफ नजर आती थी, मगर फिर भी वो हमें देखकर मुस्कुरा देती थी ताकि हमें एहसास ना हो कि वो कितनी थक चुकी है। इन्हीं की मेहनत की वजह से हमारे घर का चूल्हा जलता था
और हम किसी तरह जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। हर वक्त उन्हें खांसी आती रहती थी, कभी अचानक चक्कर आ जाते और वो दीवार का सहारा लेकर बैठ जाती। अक्सर ऐसा होता कि वो पूरा दिन बिस्तर पर ही लेटी रहती, क्योंकि उनमें इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि बाहर जाकर काम कर सकें। उनकी कमजोरी देखकर मेरा दिल बेहद दुखता था। मैं अक्सर रात को चुपके से उन्हें देखती रहती और सोचती कि अगर माँ काम पर नहीं जाएंगी तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं था, ऊपर से दवाइयों की जरूरत भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैंने माँ को बहुत मुश्किल से उठते हुए देखा तो मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और उनका हाथ पकड़कर आहिस्ता से कहा कि वो आज काम पर ना जाएं। पहले तो माँ ने मेरी बात सुनी ही नहीं और कहने लगी कि अगर वो काम पर नहीं गई तो हमें खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। मगर उस दिन मैंने भी हिम्मत कर ली थी। मैंने उन्हें बहुत समझाया और कहा कि वो आराम करें। आज मैं उनकी जगह बंगले पर जाकर काम कर लूंगी। मेरी बात सुनकर माँ ने पहले सख्ती से इनकार कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं इतनी कम उम्र में ये सब जिम्मेदारियां उठाऊं। मगर जब उन्होंने मेरी आंखों में फिक्र और मजबूरी देखी तो आखिरकार उनका दिल पिघल गया। आखिर माँ ने आहिस्ता से सर हिलाकर मुझे इजाजत दे दी। उनकी इजाजत मिलते ही मेरे दिल में अजीब सी घबराहट भी थी और उम्मीद भी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और माँ को एक नजर देखा, जो बिस्तर पर कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही थी। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि आज का दिन हमारे लिए कुछ आसानी ले जाए। फिर मैं बंगले की तरफ चल पड़ी, जहाँ मेरी माँ रोज काम करने जाया करती थी। मगर मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस दिन उठाया गया मेरा यह कदम मेरी जिंदगी को ये कैसे रास्ते पर ले जाने वाला है, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब मैं बंगले के दरवाजे पर पहुंची तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। इतना बड़ा और खूबसूरत घर मैंने पहले कभी करीब से नहीं देखा था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और मैं अंदर चली गई। अंदर हर चीज बहुत साफ और कीमती लग रही थी। बड़े बड़े सोफे, चमकता हुआ फर्श और हर तरफ खामोशी से फैली हुई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ी ही थी कि इतने में मालकिन सामने आ गई। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो चंद लम्हों के लिए रुक गई और मुझे गौर से देखने लगी। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी, जैसे वो मेरे बारे में कुछ सोच रही हो। फिर वो आहिस्ता से बोली, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम कहाँ से आई हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई, मगर फिर मैंने हिम्मत करके आहिस्ता से जवाब दिया, जी, मेरी माँ बीमार हो गई है। वो पहले आप ही के बंगले में काम करती थी, लेकिन अब उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है, इसलिए आज उनकी जगह मैं आ गई हूँ। ये कहते हुए मेरे दिल में एक अजीब सा दुख भर आया। मैंने मजीद कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, क्योंकि माँ का इलाज भी करवाना है और उनकी दवाइयाँ भी लानी है। मेरी बात सुनकर मालकिन खामोशी से मुझे देखती रही। उनके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो मेरी हर बात को बहुत गौर से सुन रही हो। चंद लम्हों तक कमरे में खामोशी छाई रही। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे अल्फाज के पीछे छुपी मजबूरी को समझने की कोशिश कर रही हो। मैं सर झुकाए खड़ी थी और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि वो मुझे काम करने दे, ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूं। मालकिन अभी तक मुझे गौर से देख रही थी और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी, जैसे उनके ज़हन में मेरे बारे में कोई नया ख्याल जन्म ले रहा हो। उनकी नजरें और सवालात सुनकर मैं पहले तो घबरा गई थी, मगर जब उन्होंने बार बार मुझसे पूछा तो मैं भी हिम्मत करके बोल पड़ी। मेरी आवाज में बेबसी साफ महसूस हो रही थी। मैं आहिस्ता से कहने लगी, प्लीज मालकिन, मुझे काम दे दें। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अम्मा बहुत बीमार है, उनकी दवाई भी लानी है और इलाज भी करवाना है। अगर मुझे काम ना मिला तो मैं समझ नहीं पाऊंगी कि घर का खर्च कैसे चलेगा। मेरी बात सुनकर वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। वो थोड़ा सा मुस्कुराकर बोली, तुम तो अभी बहुत छोटी हो और इतनी पतली और नाजुक सी हो। क्या तुम इतने बड़े बंगले का सारा काम कर सकोगी? यहाँ काम आसान नहीं होता। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक लम्हे के लिए डर जरूर आया, मगर मैंने फौरन हिम्मत जमा की और दिल ही दिल में खुद को मजबूत किया। मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और कहा, जी मालकिन, मैं कर लूंगी। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और ना ही कोई परेशानी होगी। मुझे काम करने की आदत है, मैं सारा काम कर लूंगी। बस आप मुझे मौका दे दें।
मेरी बात सुनकर शायद इन्हें मेरी मजबूरी का अंदाजा हो गया था। वो चंद लम्हे मुझे देखती रही, फिर इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम इतना यकीन से कह रही हो तो आज से तुम काम शुरू कर दो। पहले तुम किचन में जाओ, खाना बना दो, फिर इसके बाद घर की सफाई कर देना। इनकी बात सुनकर मेरे दिल में जैसे उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जल उठी। मैंने फौरन सर हिलाकर हाँ की और किचन की तरफ बढ़ गई। किचन भी बहुत बड़ा और साफ था। मालकिन ने मुझे मुख्तसर सा समझा दिया कि क्या बनाना है और कौन सा काम पहले करना है। मैंने खामोशी से इनकी हर बात गौर से सुनी और फिर काम में लग गई। पूरा दिन मैं एक काम से दूसरे काम में मसरूफ रही। कभी किचन में खाना बनाती, कभी बर्तन धोती और कभी कमरों की सफाई करती। मेरे हाथ मुसलसल चल रहे थे और मैं थकन के बावजूद खुद को रोक नहीं रही थी, क्योंकि मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि अगर मैं आज मेहनत से काम करूंगी तो शायद मुझे यहाँ मुस्तकबिल काम मिल जाएगा और मैं अम्मा के इलाज के लिए कुछ पैसे भी जमा कर सकूंगी। दिन गुजरता जा रहा था और मैं पूरा वक्त इसी बंगले के कामों में मसरूफ रही, मगर मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी बंगले में मेरी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो मेरे सारे ख्वाबों और सोचों को बदल कर रख देगा। शाम तक मैं मुसलसल काम करती रही। जब आखिरकार मेरा काम खत्म हुआ तो मालकिन ने मुझे बुलाया और मेरी तरफ चंद नोट बढ़ा दिए। ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी। जैसे ही मैंने वो तनख्वाह अपने हाथ में ली तो मेरे दिल में अजीब सी खुशी भर गई। वो पैसे शायद ज्यादा नहीं थे, मगर मेरे लिए वो बहुत कीमती थे, क्योंकि वो मेरी अपनी मेहनत की कमाई थी। मैंने खामोशी से मालकिन का शुक्रिया अदा किया और बंगले से बाहर निकल आई। रास्ते भर मेरे कदम तेज तेज चल रहे थे और दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी कि आज मैं खाली हाथ घर नहीं जा रही। घर जाने से पहले मैं सीधा मेडिकल स्टोर की तरफ चली गई। मैंने वही दवाइयाँ खरीदी जो डॉक्टर ने अम्मा के लिए लिखी थी। दवाइयों का छोटा सा पैकेट हाथ में लेकर मेरे दिल को सुकून सा महसूस हो रहा था, जैसे मैंने अपनी जिम्मेदारी का एक हिस्सा पूरा कर दिया हो। फिर मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई घर की तरफ रवाना हो गई। जब मैं घर पहुंची तो अम्मा बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गई और आहिस्ता से दवाइयां उनके हाथ में दे दिए। दवाइयां देखते ही अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे देखती रही और उनकी आंखों में खुशी और फिक्र दोनों झलक रही थी। अम्मा ने मेरा हाथ थाम लिया और धीमी आवाज में बोली, बेटी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम बंगले में जाकर काम करो। जमाना बहुत खराब हो गया है। लड़कियों को ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना हो जाए। उनकी बात सुनकर मेरा दिल भी भर आया, मगर मैं जानती थी कि मेरी मजबूरी भी वही समझती हैं। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर नरमी से बोली, लेकिन तुम मेरी बीमारी की वजह से जा रही थी। मुझे तुम पर फख्र भी है। बस एक बात हमेशा याद रखना, अपने काम से काम रखना, किसी से ज्यादा बातचीत ना करना, नजरें नीचे रखना और जैसे ही काम खत्म हो जाए सीधा घर वापस आ जाना। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही और सर हिलाकर हाँ कहती रही। उस लम्हे मुझे अम्मा की फिक्र और मोहब्बत दोनों महसूस हो रही थी। मैंने दिल ही दिल में वादा किया कि मैं हमेशा उनकी बात याद रखूंगी। उस रात जब मैं अम्मा के पास बैठी थी तो मेरे दिल में एक तरफ खुशी थी कि मैंने अपनी पहली कमाई से उनके लिए दवाई खरीदी, मगर दूसरी तरफ एक अनजाना सा खौफ भी था, जैसे जिंदगी अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता किसी नए इम्तिहान की तरफ ले जा रही हो। अगले दिन मैं फिर सुबह सवेरे मालकिन के बंगले पर पहुंच गई। जैसे ही मैं अंदर गई तो मालकिन ने मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहा, अच्छा तुम आ गई, मैं तो अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में थोड़ी सी खुशी पैदा हुई। फिर वो बोली, चलो पहले किचन में जाओ और मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाओ, फिर आकर मेरे पास सोफे पर बैठना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। यह सुनकर मुझे लगा शायद वाकई मालकिन अच्छी इंसान है जो मुझसे इतनी नरमी से बात कर रही हैं। मैं फौरन सर हिलाकर किचन की तरफ चली गई ताकि उनके लिए चाय बना सकूं। मैं अभी चाय बनाने में मसरूफ ही थी कि किचन तक मालकिन की आवाज आने लगी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। उनकी आवाज कभी धीमी हो जाती और कभी साफ सुनाई देने लगती। वो किसी से कह रही थी कि लड़की बहुत नाजुक है, बहुत पतली है, उसके लिए थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अभी यह बहुत कमजोर लगती है और इसे मजबूत बनाना होगा, तभी काम ठीक से हो पाएगा।
یہ سب باتیں सुनकर मैं कुछ उलझन में पड़ गई। मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके बारे में बात कर रही थी और किस काम की बात हो रही है। मैं खामोशी से किचन में खड़ी चाय बना रही थी और दिल ही दिल में यही सोचती रही कि शायद वो किसी और के बारे में बात कर रही हो। चाय तैयार होने के बाद मैंने कप ट्रे में रखा और आहिस्ता आहिस्ता डाइनिंग रूम की तरफ चल पड़ी। मालकिन अभी भी सोफे पर बैठी हुई थी। मैंने जाकर उनके सामने ट्रे रखी और कप उनकी तरफ बढ़ाया। उन्होंने चाय का कप लिया, एक घूंट पिया और फिर मुस्कुराकर मेरे पास जगह बनाते हुए बोली, इधर आओ, यहाँ मेरे पास सोफे पर बैठो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी सी घबरा तो गई, मगर फिर आहिस्ता से उनके पास जाकर सोफे के किनारे बैठ गई और खामोशी से उनकी तरफ देखने लगी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो मुझसे क्या बात करने वाली है, मगर मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी जरूर पैदा हो गई थी। मैं आहिस्ता से मालकिन के पास सोफे के किनारे पर बैठ गई। मेरा दिल थोड़ा सा घबरा भी रहा था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने किचन में उनकी फोन पर बातें भी सुनी थी, जिनका मतलब मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया था। मालकिन ने चाय का एक घूंट लिया और फिर मुझे गौर से देखने लगी, जैसे वो मेरे बारे में कुछ सोच रही हो। फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम वाकई बहुत मासूम और सीधी लगती हो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं। मैं खामोशी से उनकी बात सुनती रही। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अगर तुम चाहो तो सिर्फ घर का काम ही नहीं, बल्कि एक ऐसा काम भी कर सकती हो जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। ये सुनकर मैं थोड़ी हैरान हुई और उनकी तरफ देखने लगी। मेरे दिल में फौरन अम्मा का ख्याल आ गया और इनकी बीमारी याद आ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन किस काम की बात कर रहे हैं, मगर उनके अंदाज से लग रहा था कि वो मुझे कोई बड़ी पेशकश देने वाली है। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। मैं सर झुकाए बैठी थी और मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मुझे यह अंदाजा नहीं था कि मालकिन की अगली बात मेरी जिंदगी का रुख किस तरफ मोड़ने वाली है। मैं सोफे के किनारे बैठी ही थी कि अचानक मालकिन की आंखों में आंसू आ गए। वो चंद लम्हों तक खामोश रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी। उनकी आवाज में अजीब सी संजीदगी थी। वो कहने लगी, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम अमीर भी बन सकती हो और अपनी माँ का इलाज भी आराम से करवा सकती हो, मगर इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी और खुद को मजबूत बनाना होगा। मैं हैरत से उनकी तरफ देखने लगी। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए कहा, तुम अभी बहुत दुबली पतली और कमजोर लगती हो। इस तरह तुम बड़े काम नहीं कर सकोगी। अगर तुम वाकई अपनी माँ की मदद करना चाहती हो और अच्छी जिंदगी जीना चाहती हो, तो पहले खुद को मजबूत बनाना होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, अच्छी खुराक खानी होगी और खुद को आम लड़कियों की तरह ताकतवर बनाना होगा। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनती रही थी। वो मजीद बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ तो तुम्हें बहुत पैसे मिल सकते हैं, इतने पैसे कि तुम आसानी से अपनी माँ का इलाज भी करवा सको और अपनी जिंदगी भी बेहतर बना सको। मगर इसके लिए तुम्हें मेरी हर बात पर अमल करना होगा और जो मैं तुम्हें सिखाऊंगी वो सब करना होगा। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक तरफ मुझे अपनी बीमार माँ का ख्याल आ रहा था और दूसरी तरफ मालकिन की बातें मेरे जहन में घूम रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो रास्ता दिखा रही है वो वाकई मेरे लिए आसानी लाएगा या मेरी जिंदगी को किसी और मुश्किल में डाल देगा। मैं खामोशी बैठी इनकी बातें सुनती रही और दिल ही दिल में सोचती रही कि शायद ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बनने वाला है। मैं थोड़ी देर खामोश बैठी रही, फिर हिम्मत करके आहिस्ता से मालकिन से पूछने लगी, मालकिन, ये काम आखिर है क्या और इससे इतने पैसे कैसे मिलेंगे? पहले आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, फिर मैं सोचकर आपको जवाब दूंगी, क्योंकि मुझे अपनी माँ से भी पूछना पड़ेगा। मैं उनकी इजाजत के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर मालकिन चंद लम्हे मुझे देखती रही, जैसे वो मेरी सादगी और मजबूरी को समझ रही हो। फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम वाकई बहुत सीधी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगी। तुम वाकई बहुत सीधी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता समझाऊंगी। उन्होंने चाय का कप मेज पर रखा और थोड़ा सा झुककर बोली, देखो बेटी, दुनिया में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें मेहनत के साथ साथ एतमाद और हौसला भी चाहिए होता है। अगर इंसान खुद पर यकीन रखे और सही लोगों के साथ काम करे
تو وہ بہت جلد اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ میرے دل میں ایک طرف امید پیدا ہو رہی تھی کہ شاید واقعی اس راستے سے میں اپنی ماں کا علاج کرا سکوں، مگر دوسری طرف دل میں ہلکی سی بے چینی بھی تھی۔ میں نے پھر آہستہ سے کہا، مالکن، اگر واقعی اس سے اتنے پیسے ملتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن مجھے پہلے اپنی ماں سے پوچھنا ہوگا۔ وہ بہت فکر کرتی ہیں اور میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میری بات سن کر مالکن نے سر ہلایا اور بولی، ٹھیک ہے، تم پہلے اپنی ماں سے بات کر لو، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، جب تمہیں یقین ہو جائے تو پھر آ کر مجھے بتا دینا۔ ان کی بات سن کر میں خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر میرے دل میں طرح طرح کے سوال گھوم رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ راستہ واقعی ہمارے لیے کسی آسانی لے کر آئے گا یا کسی نئی مشکل کی طرف لے جائے گا۔ میں وہی بیٹھی سوچتی رہی اور دل ہی دل میں طے کرنے لگی کہ آج گھر جا کر سب سے پہلے اماں سے اس بارے میں بات کروں گی۔ میں گھر جا کر اماں کو ساری بات بہت آسان لفظوں میں بتانے لگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ مالکن کہہ رہی تھی، اگر میں ان کی بات مانوں اور یہ خاص کام کروں تو مجھے بہت زیادہ پیسے مل سکتے ہیں، اتنے کہ ہم آرام سے ان کا علاج بھی کروا سکتے ہیں۔ اماں پہلے تو خاموشی سے سنتی رہی، ان کے چہرے پر فکر بھی تھی اور میری مجبوری کا احساس بھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے آہستہ سے کہا، اگر واقعی اس سے ہماری مشکلیں کم ہو سکتی ہیں تو تم دیکھ لو، مگر ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی بھی کام عزت اور سمجھداری کے ساتھ کرنا۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگلے دن جا کر مالکن سے بات کروں گی۔ اگلی صبح میں پھر بنگلے پر پہنچ گئی۔ مالکن نے مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، تو تم آ گئی، کیا سوچا تم نے؟ میں نے ہمت کر کے انہیں بتا دیا کہ میں نے اپنی اماں سے بات کر لی ہے اور وہ بھی راضی ہو گئی ہیں۔ یہ سن کر مالکن کے چہرے پر اطمینان سا آ گیا۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، اچھا، اگر تم واقعی یہ کام کرنا چاہتی ہو تو پہلے تمہیں اپنے آپ کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس کام میں لڑکی کا صحت مند اور مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ابھی تم بہت کمزور اور دبلی پتلی لگتی ہو، اس لیے پہلے تمہیں اپنی صحت بہتر بنانی ہوگی۔ وہ مزید کہنے لگی، میں تمہیں ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس بھیجوں گی، وہاں تمہارا معائنہ ہوگا اور تمہیں بتایا جائے گا کہ اپنی صحت اور جسم کو کس طرح بہتر بنانا ہے۔ جب تم تھوڑی مضبوط اور صحت مند ہو جاؤ گی تب ہی تم اس کام کو ٹھیک طرح سے کر سکو گی۔ ان کی بات سن کر میں خاموشی سے سوچنے لگی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا کہ اگر اس راستے سے میں اپنی اماں کا علاج کرا سکوں اور ہماری زندگی بہتر ہو جائے تو شاید مجھے ہمت کر کے یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ اگلے دن مالکن مجھے اپنے ساتھ کر ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میں نے پہلے کبھی ایسا بڑا کلینک نہیں دیکھا تھا، اس لیے اندر جاتے ہی میرا دل تھوڑا سا گھبرا گیا۔ ہر طرف سفید دیواریں، صاف ستھرے کمرے اور بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ مالکن نے مجھے ساتھ بٹھایا اور تھوڑی دیر بعد ہمیں ڈاکٹر کے کمرے میں بلایا گیا۔ میں آہستہ آہستہ اندر گئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ڈاکٹر نے پہلے مجھے غور سے دیکھا، پھر نرمی سے میری صحت کے بارے میں کچھ سوال پوچھنے لگی۔ انہوں نے میرا عام سا چیک اپ کیا اور کہا کہ میں بہت کمزور ہوں اور مجھے اپنی صحت پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اگر جسم میں طاقت نہیں ہوگی تو کوئی بھی کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے ایک پرچی پر کچھ وٹامن اور طاقت کی گولیاں لکھ دی اور ساتھ ہی یہ خاص جیل بھی دی۔ پھر انہوں نے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے اس جیل کو استعمال کرنا ہے اور ہلکے ہاتھ سے اپنے اوپری حصے پر مالش کرنی ہے تاکہ جسم میں خون کی روانی بہتر ہو اور کمزوری دور ہو سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صبح اٹھ کر نیم گرم پانی سے اسے صاف کر لینا ہے۔ ڈاکٹر نے واضح طور پر کہا کہ یہ ایک مکمل کورس ہے جسے تقریباً 30 دن تک مسلسل کرنا ہوگا، تبھی جسم میں فرق اور بہتری نظر آئے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی نصیحت کی کہ اچھی غذا لینا بہت ضروری ہے، جیسے دودھ، پھل اور طاقت دینے والی چیزیں، تاکہ جسم مضبوط ہو سکے۔ میں خاموشی سے ان کی ہر بات سنتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ یہ سب میرے لیے کتنا نیا ہے۔ مالکن بھی پاس بیٹھی تھی اور بڑی توجہ سے ڈاکٹر کی باتیں سن رہی تھی۔ کلینک سے باہر نکلتے وقت مالکن نے مجھے وہ دوائیاں اور جیل سنبھال کر رکھنے کو کہا اور تاکید کی کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق سب کچھ باقاعدگی سے کرنا ہوگا۔ میں نے سر ہلا کر ہاں کر دی، مگر میرے دل میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ ایک طرف مجھے امید تھی کہ شاید اس سب کے بعد میں مضبوط ہو جاؤں گی اور زیادہ محنت کر کے اپنی ماں کا علاج کے لیے پیسے جمع کر سکوں گی۔
दूसरी तरफ दिल में हल्की सी बेचैनी भी थी, क्योंकि जिंदगी पहली बार मुझे ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जिसके बारे में मुझे अभी पूरी तरह समझ में नहीं आ रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि आने वाले 30 दिन शायद मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलने वाले हैं। फिर मैं और मालकिन वापस बंगले पर आ गए। रास्ते भर में खामोश थी और डॉक्टर की बातें मेरे जहन में घूम रही थी। बंगले के अंदर आकर मालकिन सोफे पर बैठ गई और मुझे अपने पास खड़ा होने का इशारा किया। फिर वो आहिस्ता आवाज में कहने लगी, देखो बेटी, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ और जेल दी है ना, अगर तुम इसे बाकायदगी से इस्तेमाल करोगी और अपनी सेहत का ख्याल रखोगी तो तुम्हारे जिस्म में बेहतरी आ जाएगी। तुम अभी बहुत कमजोर और कम उम्र लगती हो, लेकिन कुछ वक्त में तुम ज्यादा मजबूत और बड़ी लगने लगोगी। मैं खामोशी से उनकी बात सुनती रही। वो मजीद बोली, इस काम के लिए लड़की का बालिग और समझदार नजर आना बहुत जरूरी होता है, इसलिए पहले तुम्हें अपनी सेहत बेहतर करनी होगी, अच्छी खुराक खानी होगी और डॉक्टर की दी हुई चीजें वक्त पर इस्तेमाल करनी होगी। जब तुम्हारी सेहत बेहतर हो जाएगी और तुम मजबूत दिखने लगोगी, तभी तुम इस काम को ठीक तरह से कर सकोगी। इनकी बातें सुनकर मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। एक तरफ मुझे अपनी अम्मा का ख्याल आ रहा था और उनका इलाज याद आ रहा था, और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि वाकई अगर मैं मजबूत हो जाऊं और ज्यादा पैसे कमा सकूं तो शायद हमारी जिंदगी कुछ बेहतर हो जाए। मैंने आहिस्ता से सर हिला दिया और कहा कि मैं डॉक्टर की बताई हुई हिदायत पर अमल करने की पूरी कोशिश करूंगी। मालकिन ने भी इत्मीनान से मुस्कुराकर कहा कि अगर मैं बाकायदगी से ये सब करूंगी तो जल्दी ही फर्क महसूस होने लगेगा। इस वक्त मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रही है, मगर मुझे अभी तक पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। फिर मैंने मालकिन की बात मानकर डॉक्टर की दी हुई दवाइयां बाकायदगी से इस्तेमाल करना शुरू कर दी। हर रात सोने से पहले मैं वो जेल लगाती और सुबह उठकर नीम गर्म पानी से साफ कर लेती, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर ने समझाया था। शुरू शुरू में तो मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगता था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह किसी इलाज का नाम भी नहीं सुना था। मगर जब भी मैं हिचकिचाती तो मुझे फौरन अपनी अम्मा का ख्याल आ जाता, उनकी कमजोर हालत और उनकी दवाइयों की ज़रूरत याद आ जाती। यही सोचकर मैं खुद को समझा लेती कि अगर इससे हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है तो मुझे सब्र और हौसले से ये सब करना होगा। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं पहले की तरह बंगले पर काम भी करती रहती थी। सुबह सवेरे जाकर किचन का काम संभालती, घर की सफाई करती और फिर शाम तक थक कर चूर हो जाती। मालकिन कभी कभी मुझसे पूछ भी लेती थी कि मैं दवाइयाँ वक्त पर ले रही हूँ या नहीं। वो मुझे बार बार यही नसीहत करती कि अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अच्छी ग़िज़ा खाओ और डॉक्टर की हिदायत को नज़रअंदाज ना करो। मैं खामोशी से उनकी बात सुनती और सर हिला देती, क्योंकि इस वक्त मेरे दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मैं जल्दी से इतनी मजबूत हो जाऊं कि ज्यादा पैसे कमा सकूं और अपनी अम्मा का अच्छे इलाज करा सकूं। तकरीबन चंद दिन गुजरने के बाद मुझे अपने अंदर थोड़ी सी ताकत महसूस होने लगी। पहले जहां मैं जल्दी थक जाती थी, अब थोड़ा ज्यादा काम कर लेती थी। मालकिन भी कभी कभी मुझे गौर से देखती थी और कहती थी कि अगर मैं इसी तरह अपने ख्याल रखती रही तो जल्दी ही मेरे अंदर और भी बेहतरी आ जाएगी। मैं उनकी बात सुनकर खामोशी से मुस्कुरा देती, मगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी भी थी, क्योंकि मुझे अब भी पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सा काम है जिसके लिए मालकिन मुझे इस तरह तैयार कर रही है। फिर भी मैं खामोशी से वक्त गुजरने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद जल्दी ही मुझे इस सब की हकीकत का पता चलने वाला है। चंद दिन इसी तरह गुजर गए। मैं रोज की तरह दवाई और जेल इस्तेमाल करती रही और बंगले का काम भी करती रही। आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने अंदर कुछ तब्दीली महसूस होने लगी। पहले मैं बहुत कमजोर और थकी थकी रहती थी, मगर अब जिस्म में थोड़ी ताकत महसूस होने लगी थी। एक दिन जब मैंने अपने कपड़े पहने तो मुझे लगा कि वो पहले की तरह ढीले नहीं रहे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुझे अपने कपड़े कुछ तंग तंग से महसूस होने लगे। पहले तो मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर फिर आईने में खुद को देखकर मुझे वाकई फर्क महसूस होने लगा। मैं थोड़ी हैरान भी थी और थोड़ी परेशान भी, क्योंकि ये सब मेरे लिए नया था। जब मैं बंगले पर गई तो मालकिन ने भी मुझे गौर से देखा।
और हल्के से मुस्कुराहट के साथ कहने लगी कि लगता है दवाई और अच्छी ग़िज़ा अपना असर दिखाने लगी है। वो कहने लगी कि जब इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखता है तो जिस्म में कुदरती तौर पर तब्दीली आना शुरू हो जाती है। मैं खामोशी से उनकी बात सुनती रही और दिल ही दिल में सोचने लगी कि शायद वाकई डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ और मालकिन की बातें सच साबित हो रही हैं। इस वक्त मेरे दिल में ये एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि अगर मेरी सेहत बेहतर हो जाए और मैं मजबूत हो जाऊं तो शायद मैं ज़्यादा मेहनत कर सकूंगी और अपनी अम्मा के इलाज के लिए ज़्यादा पैसे भी जमा कर सकूंगी। मगर साथ ही दिल के किसी कोने में ये हल्की सी उलझन भी थी, क्योंकि मुझे अब भी पूरी तरह मालूम नहीं था कि वो कौन सा काम है जिसके लिए मालकिन मुझे इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तैयार कर रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था और मैं खामोशी से ये सब तब्दीलियां महसूस कर रही थी। चंद दिन बाद जब मैं बंगले पर पहुंची तो मालकिन ने मुझे गौर से देखा और मुस्कुराकर बोली, लगता है अब वक्त आ गया है कि तुम वो काम शुरू करो जिससे तुम अच्छी खासी कमाई कर सको। ये कहते हुए उन्होंने फौरन फोन उठाया और किसी से बात करने लगी। मैं खामोश खड़ी इन्हें देखती रही, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे और किस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद उन्होंने फोन बंद किया और मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद हम एक बड़े से होटल के सामने खड़े थे। मैंने जब अंदर कदम रखा तो वहां का माहौल मुझे बहुत अजीब लगा। तेज रोशनी और मौसीकी की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। कुछ औरतें बहुत शौक और नुमायां लिबास पहने हुए थी और हाल में लोगों के दरमियान घूम रही थी। कुछ लोग बैठे हुए थे और उनकी तरफ देख रहे थे। यह सब देखकर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा होने लगा। मैंने इस तरह की जगह पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता से मालकिन की तरफ देखा और उनसे कुछ पूछना चाहा, मगर वो बगैर रुके मुझे अपने साथ अंदर की तरफ ले जाने लगी। मैं खामोशी से उनके पीछे चलती रही, मगर मेरे कदम जैसे भारी होते जा रहे थे। मेरे दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिर मालकिन मुझे यहाँ क्यों ले आई है और मुझे यहाँ क्या करना होगा। हॉल के अंदर जाते हुए मैंने महसूस किया कि ये जगह मेरे लिए बिल्कुल नई और अजनबी थी और मेरे दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। मैं डर के मारे कांप रही थी। वो आदमी मेरे करीब आया तो मैंने फौरन पीछे हटने की कोशिश की और अचानक भागने लगी, मगर इसने मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया। मैं घबराकर चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी आवाज कांप रही थी और आंखों से आंसू बहने लगे। इस लम्हे मुझे अपनी अम्मा की बातें याद आ गई कि हमेशा नजरें नीचे रखना और किसी मुसीबत में हिम्मत न हारना। मेरी चीखों पुकार सुनकर इर्द गिर्द के कुछ लोग हमारी तरफ देखने लगे। हॉल के एक कोने में सिक्योरिटी वाला तेजी से हमारी तरफ आया और इसने इस आदमी को डांटते हुए मेरा बाजू छुड़वा दिया। मैं फौरन पीछे हट गई और खौफ से कांपती हुई दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। सिक्योरिटी वाले ने सख्त लहजे में इन लोगों को वहां से जाने को कहा। इस हंगामे के बाद वहां मौजूद कुछ और लोगों ने भी मुदाखिलत की, जिसकी वजह से वो आदमी और इसके साथी बददिली से वहां से हट गए। मैं अभी तक रो रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई हो। इसी लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती से इस जगह तक पहुंच गई थी। मालकिन कहीं नजर नहीं आ रही थी और मुझे समझ आ गया था कि उन्होंने मुझे धोखे से यहाँ छोड़ दिया था। मैंने हिम्मत जमा की और तेजी से होटल के दरवाजे की तरफ भागी। बाहर की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई तो मुझे थोड़ा सा होश आया। मैं सीधा घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते भर मेरे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मैं दोबारा कभी ऐसी जगह या ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करूंगी। जब मैं घर पहुंची और अम्मा को सारी बात बताई तो वो मुझे गले लगाकर रोने लगी। उन्होंने बार बार कहा कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज इज्जत और सलामती होती है और इंसान को कभी भी लालच में आकर गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। उस दिन के बाद मैंने फैसला कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं सिर्फ मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर ही चलूंगी। मैंने छोटे मोटे काम करना शुरू किए, मगर दिल में सुकून था, क्योंकि अब मैं जानती थी कि इज्जत के साथ कमाई गई थोड़ी सी रोजी भी इस दौलत से बेहतर होती है जो इंसान को खौफ और पछतावे में मुब्तला करते। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था। मैं किसी तरह दौड़ती हुई उस जगह से निकली और सीधा घर की तरफ चल पड़ी। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, सांस तेज हो रही थी और आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रास्ते मुझे पहले से कहीं ज्यादा लंबा लग रहा था। मेरे जहन में बस एक ही ख्याल बार बार आ रहा था
कि मुझे जल्दी से अपनी अम्मा के पास पहुंचना है। जब आखिरकार मैंने दरवाजे तक पहुंची तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजा खोलते ही मैं अंदर गई और सीधा अम्मा के पास जाकर उनसे लिपट गई। मैं जोर जोर से रोने लगी। अम्मा पहले तो घबरा गई और बार बार मेरा चेहरा पकड़कर पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ कहा है क्या? मगर मैं कुछ देर तक कुछ बोल ही ना सकी, बस उनसे लिपट कर रोती रही। अम्मा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरने लगी ताकि मैं थोड़ा संभल जाऊं। कुछ देर बाद जब मेरी हिचकी थोड़ी कम हुई तो मैंने रोते रोते उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर अम्मा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने मुझे मजबूती से गले लगा लिया और कहने लगी, बेटी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जमाना बहुत खराब है, मगर तुम मेरी खातिर वहां गई थी, इसलिए मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि तुम सही सलामत वापस आ गई हो। अम्मा की बात सुनकर मेरा दिल और भर आया, मगर साथ ही मुझे एक अजीब सा सुकून भी महसूस हुआ। मुझे लगा जैसे मैं किसी बड़े खतरे से बचकर वापस अपनी असल पनाहगाह में आ गई हूँ। उस रात में अम्मा के पास ही बैठी रही। हम दोनों खामोश थे, मगर हमारे दिलों में एक ही एहसास था कि चाहे जिंदगी में कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, इंसान को कभी भी ऐसे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए जहां उसकी इज्जत और सलामती खतरे में पड़ जाए। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।